नमस्कार। राइजिंग इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेरे साथी, आज के प्रोग्राम के कर्ता धर्ता ऑर्गेनाइजर, इस रियो के सर्वे सर्वा जनाब मेरे छोटे भाई नीरज पंत साहब, और तमाम वो युवा जो इस वक्त नीरज जी के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का और आप तक पहुंचाने का मौका दे रहे हैं, उन तक को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज भाई का आदेश था कि आर्टिकल 35 है 370 कैसे भारत के संविधान में आया। आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको ये नहीं पता था, ये जिनके सामने ये जघन्य अपराध जो 1947 और 1954 में किया गया, लेकिन उन खुशकिस्मत लोगों में जरूर हैं आप कि आपने इसे अपनी आंखों के सामने हटते हुए संसद में बहस देखी। इसको हटाने के खिलाफ जो ताकतें संसद में मौजूद थीं, उनके तर्कों को, उनके बयानों को, उनके वक्तव्य को आपने लाइव देखा। हम उन लोगों में से हैं कि हमसे पहली पीढ़ी ने इसको लागू होते हुए देखा, लेकिन जिसने इसको लागू होते हुए देखा उसमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसी बची होगी कि उन्होंने अपने जीवन काल में इसे हटते हुए भी देख लिया। लिहाजा नीरज भाई ने कहा है कि वो आज बातचीत चाहते हैं कि ये आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A क्या है, कैसे आया, क्या इसके दुष्परिणाम थे, किन कारणों से हमारे उस वक्त के पूर्वजों ने इसको अपने संविधान में लागू होने दिया, क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी। मैं उस रेफरेंस में इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आपको वो तमाम सारी चीजें तथ्यों के साथ, रेफरेंसेस के साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 2020 के भारत में आज का युवा, आज के छात्र छात्राएं और हर वो शख्स जो अपने इतिहास को जानना चाहता है, वो इतिहास अच्छा था बुरा था ये महत्व नहीं है, लेकिन अगर इतिहास है और इतिहास की सही तरीके से संकलन किया गया है, उसमें कोई झूठ फरेब मक्कारी नहीं की गई है, तो कितना भी बुरा हो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन हमारा इतिहास बहुत महान था, बहुत अच्छा था, और उसको कुछ राजनीतिक सत्ताधारियों ने अपने स्वार्थ के लिए उस पे समय समय पे बदलाव कर दिए, एक बिल्कुल नया नैरेटिव बदल दिया, तो भी आज की पीढ़ी को उनके चेहरों से नकाब उतरने की या नकाब उतार करके उनके असली चेहरों को दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत 1947 को तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, तो पहला झूठ यहां से शुरू होता है कि भारत को आजादी नहीं मिली। भारत को आजादी नहीं मिली, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ है उसे हमने आजादी कही। तो आजादी और ट्रांसफर ऑफ पावर में फर्क होता है, लेकिन
1947 से लेके 1950 के बीच में संविधान बनने की प्रक्रिया हुई। संविधान सभा की बहुत सारी बहसें हुई, लेकिन वो बहस ऐसी की ऐसी हमारे आर्काइव्स में रखी हुई है। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर उस वक्त जो लोग बैठे थे, उन्होंने उन डिबेट्स को कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया और एक खास नैरेटिव को आगे किया और उसी को देश के जनमानस के सामने रखा, जिसके चलते उस वक्त किसी भी मुद्दे पे संविधान सभा के, चाहे वो अयंगर जी हो, गोपाल जी हो, B.R. अम्बेडकर जी हो, ये तमाम सब लोगों की किसी एक मुद्दे पे क्या राय थी, उनका क्या तर्क था, क्या उनकी लॉजिक थी, वो अगेंस्ट में थे या उसके प्रो में थे, ये तमाम सारी चीजें कभी आई नहीं। और कहा कि ये संविधान बन गया। तो 1950 में जब संविधान बना तो आपको पता होगा कि 1947 में जब भारत तथाकथित तौर पे आजाद हुआ तो सरदार पटेल को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि इस देश में 562 रियासतें जो आजाद, जिसे अंग्रेजों ने आजाद कर दिया था, उनका एकीकरण करना था। यह बात हो सकता है आप लोग सुनते रहे हो बीच बीच में। उस एकीकरण के दौर में जवाहरलाल नेहरू साहब ने, सरदार पटेल जो उस वक्त भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पूरे देश की रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी तो सरदार पटेल को दी। लेकिन वो कौन से कारण थे, क्या उनके हिडन एजेंडा थे, क्या कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के नेताओं से उनके जायज या नाजायज क्या संबंध थे, किन मजबूरियों के चलते उन्होंने ये कहा, ये शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई ऐसी मजबूरी थी जो वो छुपाना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे, सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे, जिसके चलते सरदार पटेल को इस एकीकरण के पूरे प्रोसेस में जम्मू कश्मीर को उनसे अलग रखा गया। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरह ही भारत के दक्खन में एक राज्य था, उस हैदराबाद को उस वक्त का निजाम पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। लेकिन उसके उस मंसूबे को सरदार पटेल ने पहले उसे प्यार से समझाया, उसकी बात मानी। उसको लगा कि भारत इस समय कमजोर स्थिति में है, नया नया आजाद हुआ है, गांधी जी पहले ही इस देश में ऐसी भूमिका बना गए हैं और जो तथाकथित एक विजनरी प्रधानमंत्री थे, उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी, लिहाजा वो बहुत ज्यादा चीजों को उस तरीके से नहीं देखना चाहते थे। तो निजाम ने जब बहुत 3-5 करना शुरू की तो उस वक्त सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन पोलो किया और उस ऑपरेशन पोलो के तहत जिस भारत की सेना के खिलाफ हैदराबाद के निजाम ने 1 लाख लोगों की, रजाकारों की फौज बनाई। ये रजाकार कहते हैं वो फौज जो उस वक्त के निजाम की सत्ता को बरकरार रखना चाहती थी और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। कासिम रिजवी ने जिस तरीके से यह सब किया, वो MIM जिस पार्टी का आज एक नेता लोकसभा में है, जो भारत के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, भारत की सभ्यता, परंपराओं, मूल आदर्शों के खिलाफ जब चाहे जब जहर उगलता है, ये इसी के वंशज, इसी के पूर्वज थे जो MIM जिन्होंने बनाई थी। लेकिन सरदार पटेल ने बहुत ज्यादा नहीं सुना और ऑपरेशन पोलो किया और उसके तहत में रजाकारों की तबीयत से पिटाई की और इस कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाला और तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारतीय फौज ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया और भारत में उसका पूर्णतः विलय कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति नहीं थी। तो जम्मू कश्मीर के नेता
जो बहुत बौने थे, अगर आज की एक ऐसी भाषा जिसे मैं कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कभी कभी सही मंजर और सही पिक्चर और सही चरित्र के लिए आपको वो आम भाषा में बात कहनी पड़ती है जिसे आम जनमानस समझ सके। ये बाजारू, ये सड़क छाप, मोहल्ले के गुंडे की मानसिकता के नेता ये शेख अब्दुल्ला, ये बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये तमाम सारे नेता जिस सड़क छाप तरीके से भारत की सत्ता को डरा रहे थे, क्या वजह थी कि भारत की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों ने उस ब्लैकमेलिंग के सामने सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दिया। तो संविधान बना और संविधान बनते वक्त, जिस वक्त ये शेख अब्दुल्ला जैसा फ्रॉड, जिसको भारत की जेलों में 15-16 साल तक भारत की सेडिशन यानी गद्दारी के मुकदमे में इसको रखा, जेल में बंद किया, ये आया दिल्ली, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर जो है उसने भारत में विलय के वक्त कुछ अपनी शर्तें रखी थी और उन शर्तों के साथ ही हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने इन शर्तों को माना था और मान लिया था, तो वो कैसी शर्तें थी? तो आपकी पीढ़ी को ये शर्तें पता चलनी चाहिए कि हमने किन शर्तों के सामने हमने इन बौने सड़क छाप मवालियों के सामने घुटने टेक दिए। ये जम्मू कश्मीर में एक विशेष धारा चाहते थे, जिस धारा को यह देश 1950 से लेकर के 5 अगस्त 2019 तक धारा 370 के नाम से जानता था। यह धारा 370 जम्मू कश्मीर में भारत को, भारत की सेना को आने से रोकती थी। यानी भारतीय सत्ता के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसे लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली आने से रोकती थी। जैसे भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, भारत की संसद जम्मू कश्मीर में नियम नहीं बना सकती, कानून नहीं पास करती, न्यायपालिका का दखल नहीं होगा, चुनाव आयोग का दखल नहीं होगा, एंटी करप्शन लॉ का दखल नहीं होगा। और कमाल की बात देखिए कि 15 साल पहले, 20 साल पहले एक कानून पास हुआ, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, यह भी कानून वहां लागू नहीं था। तो यह धारा 370 ने भारत की धरती पर भारत के पैसे से पलने वाले एक राज्य को, जो कि पूरे देश में एक मुस्लिम बहुल राज्य था, संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान की तमाम प्रावधानों को ताक पे रखते हुए उस वक्त के बौने लीडर ने जम्मू कश्मीर को भारत की धरती पर 2 नेशन थ्योरी, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, एक मिनी पाकिस्तान भारत की धरती पे क्रिएट कर दिया। सेकुलर रिपब्लिक भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट बना, जिसका संविधान भी अलग था, जिसका झंडा भी अलग था, जिसकी विधानसभा का टर्म भी अलग था, जिसके यहां मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था, वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर कहलाता था, जिसके सारे नियम थे। यहां पूरे देश में आईपीसी थी, वहां आईपीसी नहीं थी, वहां रघुवीर पैनल कोर्ट कहलाता था। अब आप सोचिए कि इस परिस्थिति में हम पिछले 70 सालों से हमारी हर पार्टी के नेता ने, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो, चाहे वामपंथियों की मदद से चल रही हो, चाहे थर्ड फ्रंट की मदद से चल रही हो, चाहे 40 एमपी की मदद से चल रही हो, चाहे 20 एमपी की मदद से चल रही हो, चाहे मिलीजुली सरकार हो, तमाम सारी सरकारों ने बार बार एक बात की रट लगाई और हर साल यूएनओ में होने वाले उस भाषण में भारत का प्रतिनिधि यहां से जब जाता था, चाहे वो विदेश मंत्री के रूप में जाता हो या प्रधानमंत्री के रूप में जाता हो, एक जाने अनजाने एक ऐसी बात कहता था जिससे पूरी दुनिया भी हंसती थी
और हमारे दुश्मन भी हंसते थे, और जो गद्दार इस देश के खिलाफ थे वो कश्मीर, जहां का मुसलमान भारत के साथ नहीं रहना चाहता था, जो पाकिस्तान को अपना वतन मानता था, वो तमाम सारे लोग हमारी इस मूर्खता पे हंसते थे। और हम बड़ी शान से अपने सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स साबित करने के लिए कश्मीरियों को, उन दंगाइयों को, जिहादियों को अपीस करने के लिए बार बार एक ही शब्द बोलते थे, और इस देश की बहुसंख्यक जनता को, जिसे आप सनातनी हिंदू कहते हैं, उसको मूर्ख बनाते थे ये कह करके। यूएनओ में जाकर के चिल्लाते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अरे कश्मीर की सीमा पर भारत की फौज लगी हुई है। कश्मीर का खर्चा भारत की संसद के माध्यम से जो पूरे देश में कानून बनते हैं, उन कानूनों में इनकम टैक्स का कानून है, और देश का गरीब और अमीर आदमी वो इनकम टैक्स देता है। उस इनकम टैक्स से सरकार का बजट चलता है, उस बजट में से पैसा जम्मू कश्मीर को जाता है, और जम्मू कश्मीर के लोग उसी से खाते हैं, पीते हैं, सड़कें बनती हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो जम्मू कश्मीर अपने आप को अलग कैसे कह सकता है? लेकिन उस जम्मू कश्मीर में भारत की सेना, चाहे वो सैनिक हरियाणा का हो, चाहे सैनिक वो मिजोरम मणिपुर का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, मद्रास का हो, आंध्रा का हो, तमिलनाडु का हो, कर्नाटक का हो, देश के हर कोने का, वहां जाता था, लड़ता था। तो वहां वो दो लड़ाई लड़ता था। एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर पाकिस्तान से लड़ता था, और पाकिस्तान के स्लीपर सेल और पाकिस्तान को चाहने वाले और पाकिस्तान से विलय करने वाले तमाम वहां के लीडर, चाहे वो महबूब मुफ्ती जैसी मक्कार हो, शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, और ये तमाम हुर्रियत के लोग, और ये लोन, और ये गुलाम नबी, ये बख्शी, ये तमाम सारे लोगों ने दिल्ली को 70 सालों में ब्लैकमेल किया, और दिल्ली में बौनी सरकार इनसे ब्लैकमेल होती रही। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक तरफ तो धारा 370 आपने संविधान में दे दी, यहां तक भी कुछ हद तक लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, चलिए। लेकिन आप सोचिए कि जिस आदमी के सामने देश की सरकारें झुकी, खासतौर से जवाहरलाल नेहरू झुके, ये देश ने पूछा नहीं कि जिस आदमी से आप ब्लैकमेल हुए वो क्या कारण थे कि वो इतना ब्लैकमेल करता था कि एक तरफ वो अमेरिका के साथ मिलकर के कश्मीर को अलग देश बनाने की बात भी कर रहा था, और दूसरी तरफ आपके साथ बैठ के ये भी कहता था कि यूएनओ में जब आप जाएंगे तो कश्मीर के मुद्दे पे हम आपका साथ देंगे और हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। और वो पाकिस्तान के भी टच में था और वो अमेरिका के भी टच में था। और भारत के प्रधानमंत्री को जब ये पता चला तो उन्होंने उसको भारत के साथ गद्दारी के जुर्म में जेल में डाल दिया। लेकिन इतिहास में यह बताया नहीं कि शेख अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू के कुछ लोग कहते हैं रिश्ते के भाई थे, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वो उनके भाई थे या क्या थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे जिन कारणों से वो उनसे ब्लैकमेल हुए, क्या वजह थी कि शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला, यह देश को क्यों नहीं बताया गया? न उस वक्त वहां आरएसएस थी, न बीजेपी था, न नरेंद्र मोदी थे, न अमित शाह था, न कोई और दूसरी पार्टी थी। तो यह साहब बताना चाहिए था, लेकिन यह बताया नहीं गया। लेकिन 370 जोड़ करके भारत की जमीन पर एक इस्लामिक स्टेट को बसाया गया। रोटेट योर फोन। जी, मुझे लगता है कि शायद कोई फेसबुक सर्वर में आप लोगों के कोई डिस्टरबेंस की वजह से ये बंद हुआ। एनीवे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, 370 पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो है 14 मई 1970 को मुझे लगता है कि जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि आप एक आदेश जारी कर दें, और उस आदेश को और उस राष्ट्रपति के उस आदेश में यह कहा गया कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जारी कर दें आप। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, यह गलत है
इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन विजनरी प्रधानमंत्री का मंसूबा क्या था, वो किसके दबाव में थे, ये नहीं पता चला। लिहाजा उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं मानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलात हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, और आप कर दे, मैं आपको बाद में बता दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिना बहुत ज्यादा उस पर उनको आपत्ति थी, लेकिन फाइनली उन्होंने फिर उसको मान लिया और आदेश जारी कर दिया। और राष्ट्रपति का वो आदेश भारत के संविधान में 14 मई 1954 को आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें इलीगलिटी क्या थी? इसमें इलीगलिटी यह थी कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के आदेश से कोई चीज जुड़ भी गई है तो उस पर कभी संसद में बहस क्यों नहीं हुई? देश को यह क्यों नहीं बताया गया कि यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया हुआ आदेश क्यों दिया, कैसे दिया, क्यों एक ऐसे आपने उसमें प्रावधानों को मंजूर कर लिया जो भारत के सेकुलर और रिपब्लिक भारत के अंदर एक राष्ट्र बनाने की जो कल्पना थी उसे आपने संवैधानिक तौर पे स्थापित कर दिया। अब यह आर्टिकल 35A क्या था? यह आर्टिकल 35A की शक्ल में क्यों आया? यह महज इत्तेफाक है कि हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त लंबे समय तक हमारे साथ रहे, पूना के रहने वाले थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। संदीप कुलकर्णी साहब ने आर्टिकल 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली और वो इस लड़ाई को अकेले लड़ते रहे। और मुझे लगा कि संदीप कुलकर्णी साहब ने कोर्ट में PIL डाली और वो अकेले लड़ रहे थे इसको लेकर के, तो मुझे लगा कि हम कम से कम देश में तो बताएं कि आर्टिकल 35A क्या होता है। आर्टिकल 35A के बारे में जैसे आप आर्टिकल 370 के बारे में मैंने बताया, उसी तरीके से आर्टिकल 35A के अंदर भी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति, बहुत ही खतरनाक सोच को जन्म देती है आर्टिकल 35A। यह आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में भारत के किसी भी नागरिक को बसने के लिए वहां की सरकार को यह ताकत देती है कि भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहता है, भारत में रहता है, उसे जम्मू कश्मीर में बसने के लिए वहां की सरकार जब तक नागरिकता नहीं देगी वो वहां नहीं बस सकता, वो वहां नौकरी नहीं कर सकता, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता, वो वहां कोई कारोबार नहीं कर सकता। और जम्मू कश्मीर की लड़की, चाहे वो कश्मीरी हिंदू पंडित हो या आसिया अंद्रावी जैसी जिहादी हो, वो जब भी भारत के पूरे हिस्से में माइनस कश्मीर किसी लड़के से शादी करेगी तो उस लड़की के उस राज्य में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सब छिन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वही जम्मू कश्मीर की हिंदू कश्मीरी लड़की पंडित और मुसलमान लड़की अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करे, पाकिस्तान में दूसरे कश्मीरी हिस्से में रहने वाले किसी मुसलमान से शादी करे, तो उस लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और जिसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी आप समझें इस बात को, यानी चंडीगढ़ में रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी छात्र कल
जिस तरीके से वो मुंबई में जाकर के बसता है, वो गुजरात में जाके बसता है, वो कर्नाटक में जाके बसता है, अगर उसको अपने बिजनेस के या कैरियर के प्रोस्पेक्ट अगर उसे जम्मू कश्मीर ले जाना चाहते हैं तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता, क्योंकि वो वहां का नागरिक नहीं है। क्योंकि वहां एक ऐसी हुकूमत थी जिन हुकूमतों के संविधान में, जिन हुकूमतों के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ था, पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत की सत्ता को नहीं मानते। तो कमाल यह है कि जिस देश के पैसे से वहां की सरकार चलती है, जिहादी पलते हैं, व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भारत से पैसा तो चाहिए। भारत की आर्मी उन्हें वहां जाकर के भूकंप में बचाए, बाढ़ से बचाए, किसी त्रासदी से बचाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ एक सिख, यह कहानी मैं इसलिए बताता हूं कि देश में लोगों को नहीं पता है। हमारे दोस्त हैं, उनकी मां जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की यानी उस वैली की जहां ये फसादी, जहां दंगाई, जहां आतंकवाद, जहां गिलानी और जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और ये आसिया अंद्राबी से लेकर के यासीन मलिक और ये जितने भी हैं, सब उस 15% इलाके जिसे आप वैली कहते हैं, वो सिख। उनके पिताजी कर्नल, उनका घर, जमीन, उनकी नींव जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। उस जगह वो पैदा हुए, उनकी मां वहीं पैदा हुई, उनके पिता वहीं पैदा हुए, कर्नल बन के रिटायर हुए। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की धरती से पहला कोई, यानी कश्मीर वैली से पहला कोई एक सिख जो लेफ्टिनेंट जनरल बना, लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता, जिन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दी, कश्मीर में अपनी सेवाएं दी। आप वहां के अंदर का एंटी हिंदू, एंटी सिख, एंटी इंडिया माइंडसेट समझे कि जिसके पूर्वज उस कश्मीर में पैदा हुए, वो आदमी आज उसके मकान की नींव पिछले 20 साल से भरी हुई है, लेकिन वो आज रिटायर होने के बाद आर्मी से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में जाके अपना मकान नहीं बनवा सकता कि वहां खुलेआम जिहादी और आतंकवादियों को सरकार का, समाज का, व्यवस्था का और सबका समर्थन इतना है कि कश्मीर से पैदा हुआ सिख, कश्मीर का रहने वाला, मां कश्मीरी बाप कर्नल होकर रिटायर हुआ, वो खुद लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वैली में जाके अपना मकान बना करके वहां रहे जहां उसके पूर्वज पैदा हुए थे। और आज वो शख्स आर्मी से रिटायर होने के बाद चंडीगढ़ में रहने के लिए मजबूर है। तो मुझे और आपको वहां जाने के लिए वहां की नागरिकता कौन देगा? एंटी इंडिया एजेंट, पाकिस्तान के स्लीपर, ISI के इशारे पर देश में और कश्मीर में दंगा करने वाली दंगाई सरकारें और दंगाई व्यवस्था। लेकिन जिस पाकिस्तानी को उन्होंने शादी करके लड़की ने जम्मू कश्मीर ले आई, वो जम्मू कश्मीर की वजह से भारत का भी नागरिक हो गया। यानी ही वो पाकिस्तानी, वो दंगाई, वो जिहादी, वो आतंकवादी जिसने किसी एजेंडे के तहत कश्मीर की लड़की से शादी की, वहां रचा बसा और वहां से फिर वो यहां भारत के अंदर आ जा सकता है, उस पर रोक टोक नहीं है। जबकि भारत में नागरिकता का कानून सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है कि कल कोई कहे केरला की सरकार के हम किसी को नागरिकता देंगे, बंगाल की सरकार बांग्लादेशियों को नागरिकता देगी और फिर तमिलनाडु की सरकार कहेगी हम श्रीलंका। तो नागरिकता कानून और नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है और यह सेंटर का डिसीजन है। लेकिन एकमात्र राज्य था जहां नागरिकता देने का अधिकार आपने अपने राज्य की एक सरकार को दे रखा था। तो नागरिकता देना और उसके बाद यही नागरिकता नहीं मिलने की वजह से वहां जो भी भारत के आदमी है वो वहां न जाके चुनाव लड़ सकता है, न लोकसभा का लड़ सकता है। या नहीं, मनमोहन सिंह पैदा हुए थे सियालकोट पाकिस्तान में, दिल्ली में बसे, नौकरी की, चंद्रशेखर के रहमो करम से UGC के चेयरमैन बने, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बने और सोनिया गांधी जो एक माफिया डॉन है, उसके रहमो करम से
इस देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनमें लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े और वो कहां गए, आसाम से जाकर राज्यसभा के सदस्य बने। तो वो आसाम में जाकर के तो सदस्य बन गए राज्यसभा के, लेकिन अगर जो माइनॉरिटी है भारत में % सिख, वो कभी वहां कश्मीर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाए। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 35A ने 370 के आगे की भी ऐसी प्रक्रियाएं बना दी कि जो 370 में नहीं दिया गया था वो आर्टिकल 35A में दे दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पे सवाल खड़ा नहीं किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट देश की बड़ी वाइब्रेंट है, जिस सुप्रीम कोर्ट को जलीकट्टू की बड़ी चिंता है, पंजाब में बैलों की लड़ाई हो रही है, जो जानवरों की चिंता करते हुए उस बैलों की लड़ाई के ऊपर भी सुनना चाहती है, वो दही हांडी जो है की लंबाई के बारे में चिंता है, जो गणेश पूजन में वहां होता है महाराष्ट्र के अंदर। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 35A में जो सबसे बड़ा जो हमारे साथी, हमारे दोस्त संदीप कुलकर्णी ने जो चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में एक धारा है 362 या 262 समथिंग लाइक दैट, या 268 या 368 है। वो धारा भारत के किसी भी नागरिक को, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मत क्या है, उसका रंग कैसा है, वो किस विचारधारा का है, जो भारत की धरती पे पैदा हुआ है, वो भारत की धरती के किसी कोने पे जाकर के बस सकता है, रह सकता है, रोजगार कर सकता है, कारोबार कर सकता है। ये धारा 368 का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 35 जम्मू कश्मीर को दिया गया। इस पे चर्चा बहुत दिन तक चली। सुप्रीम कोर्ट में संदीप कुलकर्णी साहब ने केस डाला और वो केस चलता रहा। भारत के बड़े बड़े राष्ट्रवादी दल, भारत की बड़ी बड़ी राष्ट्रवादी सोच के लोगों ने भी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन धारा 370 का ढोल तो बहुत पीटा गया, लेकिन आर्टिकल 35A के बारे में इस देश को जागृत नहीं किया गया। या आप ये कहें कि आपने भी अगर 2-4 चुनाव देखे हो तो आप तो एक लंबे समय से आर्टिकल 370 ही समझ रहे थे, कभी आर्टिकल 35A की आपने भी चिंता नहीं की, क्योंकि आपको भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, और मुझे भी नहीं पता था तो मेरे पूर्वजों ने नहीं बताने की कोशिश नहीं की। तो जब हमने बताने की कोशिश की तब लोगों को लगा कि अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता चला और समाज को भी पता चला। तो आर्टिकल 35 को सुप्रीम कोर्ट पे इसी बुनियादों पर चैलेंज किया गया। यह महज इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, उससे पहले इस देश के जनमानस ने एक जागृति फैलाने में हमारी मदद की। सुशील पंडित जैसे योद्धा जो कश्मीर से निकाल के भगा दिए गए, 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो अपनी पूजा पद्धति, अपने साहित्य पढ़ने लिखने में उनका ध्यान था, उन लोगों को मार के भगा दिया। 2.5 लाख लोगों की हत्याएं, रेप, मर्डर कर दिया। आज जगह जगह वो लोग कहां कहां कैसे कैसे अपनी मेहनत करके स्थापित हुए हैं, और उन 5 लाख लोगों में से कभी कोई आतंकवादी नहीं बना। लेकिन ये मक्कार कश्मीरी मुसलमान कहता है कि देखिए बेरोजगार नहीं है इसलिए हम आतंकवादी बन जाते हैं, ये जो है मासूम लोग हैं, इनको पुलिस ने मारा था, किसी ने आर्मी वाले ने मारा था, इस वजह से ये आतंकवादी बन जाते हैं। इनके आतंकवादी बनने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 2.5 लाख जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगा दिया हो, उनकी बहनों का, बेटियों का, बच्चियों का, बलों का मर्डर, रेप सब कुछ हुआ, उनमें से एक आतंकवादी नहीं बना। तो यह आतंकवाद की एक फैक्ट्री थी जो वहां की सरकारों की देखरेख में चलती थी और दिल्ली उस पर आंख मूंद करके रहती थी। तो जब तक सरकार ने इस पे एक एग्रेसिव पोस्चर लिया, और वर्तमान सरकार के बहुत सारे लोगों के बारे में मेरी राय बहुत बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ये जो 2 लोग हैं, भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन 2 लोगों को मैं क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने पूरे तरीके से सही मौका देख करके भारत के आंतरिक हालात, क्योंकि इस देश में 30 से 35 करोड़ के बीच में मुसलमान रहते हैं जिनका मानना है कि राष्ट्र कुछ नहीं होता, उम्मा होती है।
जिनके लिए भारत का संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए उनकी किताब महत्वपूर्ण है। ये तमाम सारे लोग जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, जो भाईचारे की बात करते थे, इन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया कि कैसा इस देश के अंदर एक सरकार है, एक राज्य है जहां मुसलमान है, वहां का संविधान भी अलग है, वहां की विधानसभा भी अलग है, वहां हिंदुओं को मारा जाता है, वहां हिंदुओं के माइनॉरिटी के लेवल पे भी अधिकार नहीं है। तो कभी हम उनके अधिकारों की बात करें, अपने अधिकारों की बात, तो यहां से लेकर यूएनओ तक पहुंचाते हैं। इन सब लोगों का एक साइलेंट सपोर्ट था। तो ये जो दोनों मैंने बात बताई 370 और 35 पे आई, लेकिन उसमें एक कमाल का काम इन्होंने ये किया, और भारत की बौनी सरकार 1954 में जो थी वो किस तरीके से दबी कि 1954 में जो भारत के संविधान में आर्टिकल 35 पे इंसर्ट किया गया वो तो आर्टिकल बन गया, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य ने कहा कि हमारा संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और 1957 के अंदर जनवरी में उसे लागू कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर का जिन लोगों ने संविधान न देखा वो ये देख लें कि जम्मू कश्मीर का ये संविधान था, और ये जम्मू कश्मीर का संविधान आप ये मान के चलिए, इसमें ऐसी ऐसी धाराएं, इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि आप डर जाएंगे। आपने केरला का संविधान, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पंजाब का संविधान देखा? नहीं देखा। लेकिन यह संविधान की कॉपी मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की गद्दी पे ये दो लोग ना आते और इनका थॉट प्रोसेस क्लियर ना होता, तो यह संविधान जो जिहादी डॉक्यूमेंट है, जो आतंकी डॉक्यूमेंट है, यह आतंकी डॉक्यूमेंट के साये में पिछले 70 सालों में हजारों हिंदुओं को, हजारों भारत की सेना के लोग कश्मीरी जिहादियों और आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं। सेना से नफरत इसलिए नहीं थी, सेना से नफरत इसलिए थी कि सेना वहां भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को स्थापित करती थी और प्रदर्शित करती थी और उस सत्ता का प्रतिनिधित्व करती थी। कश्मीरी पंडितों को इसलिए नहीं माना कि उन्होंने किसी की जमीन लूट ली हो। कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं को मारने के पीछे मंशा यह थी कि जब तक ये रहेंगे तब तक भारत राष्ट्र, वंदे मातरम, जनगण मन वहां जिंदा रहेगा। इसलिए एक सुनियोजित तरीके से उसी राज्य का एक आदमी पहली बार भारत का मुसलमान गृह मंत्री बना। 2 दिसंबर 1989 जब देश में वीपी सिंह की सरकार थी, किस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत यह खेल हुआ कि इस महबूबा मुफ्ती का बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का पहला गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को। और क्या मंसूबा था, और कश्मीर के जितने भी सेकुलर, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सब मक्कार मिले रहे, और इस शख्स ने दिल्ली में गृह मंत्री के पद पे बैठने के बाद मात्र 8 दिन में अपनी बेटी के झूठे अपहरण का खेल किया। जिन शक्तियों ने वीपी सिंह को मदद की थी वो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां थी, उसी के दबाव में इसको, मुफ्ती को, भारत का गृह मंत्री बनाया गया। उसी के दबाव में वीपी सिंह ने प्रॉफिट मोहम्मद के पैदाइश के दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया, और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक पूरे ड्रामे के तहत 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी रुबैया सईद का झूठा अपहरण की कहानी गढ़ी, और उन्हीं ताकतों के दबाव में 4 बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी छोड़े गए। ये जो जैशे मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, ये यही घूमा करता था कश्मीर में। और कमाल देखिए कि सिर्फ अपनी बेटी का अपहरण इसलिए कराया कि 4 आतंकवादियों को छोड़ना था, छोड़ दिया, लेकिन यह सिलसिला चलने लगा। एक गुलाम नबी आजाद है, अल्लाह जाने वो नबी से आजाद है, कांग्रेस का गुलाम है कि जाने कांग्रेस का गुलाम है, नबी से आजाद है, भगवान जाने। उसे दिल्ली में सेकुलरिज्म चाहिए और कश्मीर के अंदर वो चाहता है निजाम मुस्तफा हो। उसके घर से भी एक बच्चा गायब हो गया, 27 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। फिर सैफुद्दीन सोज के घर से कोई लड़की गायब हो गई, फिर 7 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। मुझे लगा कि इन सब का मिला जुला मुश्तरका यानी ही
ज्वाइंट एजेंडा था कि इस तरीके से भी हम आतंकवादियों की मदद कर सकते हैं। तो कश्मीर में जो 7वां कश्मीरी हिंदू पंडितों का यानी कश्यप ऋषि के असली वंशज जो थे, उनका 7वां पलायन कश्मीर से 1990 में हुआ। और यह सब चलता रहा, किसी ने पूछा नहीं। आज तो किसी एक के मर जाने पे बड़ा यहां यूएनओ तक जाते हैं, मानवाधिकारों की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, सबके साथ की बात होती है। लेकिन जब ये मरने वाले का ये देखा गया कि किसके सर पे तिलक है, माथे पे तिलक है और किसके सर पे टोपी है, जब टोपी और तिलक के बीच में डिफरेंशिएट करने के हिसाब से देश में लोगों के अंदर मानवाधिकारों की जागृति पैदा होने लगी, ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे लोग, मानवता की बात करने लगे, तो मानवता टोपी और तिलक के बीच की दूरी में तय होती थी। यह सबके लिए एक नहीं था। तो तिलक में मरने वाले मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 लाख लोग 5 लाख लोग भाग जाएं, अपने देश में भी शरणार्थी बन जाएं और उनके 2,500 लोगों की हत्याएं कर दें, पड़ोसी हत्याएं करें जो बरसा बरस उनके, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टोपी वाले की हत्या कहीं हो गई हो तो पूरी दुनिया के अंदर बवाल मच जाएगा, यूएनओ के बाहर जाके लोग खड़े हो जाएंगे, इंग्लैंड में जाके चिल्लाएंगे, दूसरी सरकारों पर दबाव डालेंगे, यहां से चिट्ठी लिखी जाएगी कि इस्लामिक देश यहां आए और भारत को समझाएं और तमाम किस्म के गद्दारियों की चीजें होने लगेंगी, लेकिन देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर्टिकल 35 है जिसके प्रावधान इतने खतरनाक थे, लेकिन यही आर्टिकल 35 है 1954 में भारत के संविधान में जोड़ा गया। लेकिन उस वक्त के कश्मीरी लीडरान को देखिए कि कितने समझदार थे कि उन्होंने भारत की सरकार से कहा कि जो आपने 1954 में प्रावधान जो पास किया है आर्टिकल 35 है, ये हम अपने जम्मू कश्मीर के संविधान में इसे 1944 से लागू करेंगे। अगर कोई कानून 1954 में बन रहा है तो 1954 की रात से शामिल होगा। यह 1944 से कैसे हो सकता है जब 1944 में भारत आजादी नहीं हुआ था, जब भारत का अपना संविधान नहीं था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं था। तो कोई प्रोविजन 1954 में दिल्ली में लागू होगा लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में 1944 से होगा। लेकिन सक्सेसिव सरकारों ने, केंद्र ने, न्यायपालिका ने, किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई ये 1944 से इसके लागू होने का मतलब क्या है, क्यों 1944 से लागू होगा, नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूं कि 1944 से क्यों लागू किया गया। एक खास मकसद, एक सांप्रदायिक सोच, एक एंटी हिंदू एजेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा, जम्मू कश्मीर को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का एजेंडा था। और जो छुपाता है वो मक्कार है, और जो उनको इस छुपाने में मदद करता है वो कोई हो, वो उनसे बड़ा मक्कार है और देशद्रोही है। 1944 की डेट जम्मू कश्मीर के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लागू की गई कि जब भारत का विभाजन तय हो गया 1940 में, लाहौर के अंदर यह तय हो गया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया। लाहौर की उस जगह जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी फूल चढ़ाने गए थे, जिसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, तो वहां से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। और 44 आते आते जब हिंदुओं के खिलाफ मारकाट शुरू हो गई, तो जो हिंदू 1944 से लेकर के 1957 तक, जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं लिखा गया था, लगातार भारत में आते गए। उसमें हिंदू भी थे, डोगरा भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, ये तमाम सारे लोग आए, ईसाई भी थे। लेकिन उस वक्त के मक्कार, मुनाफिक, झूठे, हिंदू विरोधी शेख अब्दुल्ला और उसका पूरा खानदान और वो तमाम राजनीतिक लोगों ने यह तय किया कि 1944 के बाद तो 99% जो माइग्रेट होके उधर से इधर आ रहे हैं वो तो सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो मुसलमान तो है नहीं। तो अगर ये जम्मू कश्मीर में आके बसेंगे तो डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा। तो आपने कहा कि जो 1944 के बाद आए हैं हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे।
तो जो 14 मई 1954 को कानून बना, जो तथाकथित आदेश था राष्ट्रपति का, जिसपे संसद पे कभी बहस नहीं हुई, जो लोग आज हर बात पे बहस चाहते हैं, जो संसद पे भी चाहते हैं, जो शाहीन बाग में भी चाहते हैं, जो सड़कों पे भी चाहते हैं, जो डिबेट चाहते हैं, जो फ्री थॉट की बात करते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल पे चर्चा करने की कोई मांग नहीं उठाई कभी। कभी इस आर्टिकल में, इस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश में क्या प्रावधान है, इसको देश को बताने की जरूरत नहीं की। ये इंटेलेक्चुअल करप्ट, ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, ये एकेडमिक टेररिस्ट हैं कि सही बात ना पता चले। इसलिए मैंने कहा कि भाई 1954 का कानून 1944 में आपने जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, और तो और 1944 से लेकर के 1950 तक जब वहां मारकाट हुई तो हजारों हिंदू, तो 5700 परिवार वहां से यहां आए जो जम्मू की सड़कों पे आके रुक गए, क्योंकि मारकाट इस देश में इतनी मची हुई थी कि उनको लगा कि यहीं रुक जाएं, इससे आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या हशर होगा, लोग पहचानते नहीं, वो बेचारे वहीं रुक गए। वो 5700 परिवारों में से एक भी मुसलमान नहीं था। वो जम्मू की सड़कों पे नीरज भाई और नीरज भाई के दोस्त और तमाम सारे वो लोग जो मेरी बातचीत सुन रहे हैं, वो जरा गौर करें, आज की युवा पीढ़ी जरा गौर करे कि वो वहां पिछले 70 साल से सड़कों के किनारे रह रहे हैं, झोंपड़ी डाल डाल के रह रहे हैं, और मेरे और आप जैसे हजारों इस देश में सनातन के मानने वाले लोग जो मानवता में अपना यकीन रखते हैं, चुपचाप से वहां जाते थे, कोई पैसा दे के आता था, कोई और चीजें देता था और उनकी मदद करता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो पहले दिन से लेकर के अब तक जिहादी थी, उसने इन्हें कोई भी एक भी चीज मानवता के नाम पे नहीं दी। और ये मक्कार उन 7-8 लाख लोग जो पिछले 70 सालों में जिनकी गिनती बढ़ गई, कभी उनके मानवीय मूल्यों की चिंता नहीं की, एक वक्त का खाना तक नहीं फ्री में दिया। और ये मक्कार चिल्ला चिल्ला के दिल्ली में भारत की सरकारों से कहते हैं हमें कश्मीरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, इन्हें जिहादियत चाहिए, इन्हें हैवानियत चाहिए, इन्हें जमहूरियत इंसानियत नहीं चाहिए। ये हैवान हैं, इन्हें वहाबियत चाहिए। लिहाजा इनकी मानवता और इनकी कश्मीरियत शुद्ध कश्मीरी मुसलमानों के अलावा नहीं थी। वो 70 साल से बच्चे पैदा होते रहे, वहां पढ़ते रहे, लिखते रहे, लेकिन क्योंकि उनको नागरिकता नहीं थी तो ना जमीन खरीद सकते थे, ना नौकरी कर सकते थे, ना कारोबार कर सकते थे, ना उन्हें राज्य की किसी स्कीम का फायदा मिलता था। एक तरीके से वो जम्मू कश्मीर में इल्लीगली इतने सालों से रह रहे थे। बड़े बड़े अल्ट्रा सेकुलर आए, बड़े बड़े राष्ट्रवादी आए, चिंता नहीं की किसी ने, पूछा नहीं किसी ने। लेकिन इसके साथ में एक और जघन्य अपराध हुआ जो नीरज भाई और नीरज भाई की टीम को और तमाम वो लोग जो देश में मेरी बात सुन रहे हैं, नीरज भाई के इस माध्यम से, राइजिंग इंडिया यूथ के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन तक अपनी बात इसलिए बार बार पहुंचाना चाहता हूं कि यह मुद्दा अब पूरे तौर पे समाप्त हो चुका, इसका दाह संस्कार हो चुका। लेकिन इसकी चर्चा आज सिर्फ इसलिए हो रही है कि नीरज भाई ने कहा कि मैं अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द रखूं ताकि एक पूरी जनरेशन के थॉट क्लियर हो जाए। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इसी जम्मू कश्मीर में भारत का मुसलमान हिंदू आदमी वहां जाके नहीं बच सकता था। लेकिन ये कितने बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आईएस और आईएसआई, ये जैश-ए मोहम्मद, ये लश्कर तोयबा, ये अल बगदादी से भी ज्यादा खतरनाक कितने लोग हैं जो आपके बीच में मक्कार बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पे पुष्पेंद्र, नीरज भाई, आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी, सिकंदर रिजवी, प्रोफेसर कपिल कुमार, अंकुर शर्मा, ललित अंबरदार, विक्रम सिंह,
इन तमाम सारे लोगों को जिसके पैसे से इनका घर चलता है, इनकी सरकार चलती है, उनको नागरिकता नहीं दी। लेकिन एक दुश्मन मुल्क म्यांमार से चलकर हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए 98,98,000 जिहादी और दंगाई म्यांमार का मुसलमान जिसने अपनी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जब उसे वहां एक विराथू नाम के मॉन्क ने हथियार उठाया और शांति का हथियार उसने जमीन पर रखा और मारा, और तो खदेड़ा तो भाग के यहां आए। तो ये हिंदुस्तान में ही नहीं बसे, जम्मू कश्मीर में 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बसा। और ये कश्मीरी मुसलमान जो सत्ता पे और व्यवस्था पे और वहां जिहाद फैला रहे हैं, ये कितने मक्कार हैं? इन्होंने 15% इलाका जो वैली का था वहां जिहादी रोहिंग्या मुसलमान को नहीं बसा, इन्होंने हिंदू बहुल जम्मू में उन्हें बसाया, सत्ता की ताकत से बसाया। वहां उनको राशन कार्ड दिया, वहां उनको आधार कार्ड दिया, वहां उनको मकान दिए। तो अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद भी देश चुप बैठा हुआ है? तो यह सब कुछ चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हमारे मरहूम दोस्त संदीप कुलकर्णी जी इस पूरी सफलता को, जिस आदमी ने अकेले उसको लड़ाई लड़ी हो, वो अपने जीवन काल में ये दिन उसके नसीब में नहीं था, वो उससे पहले चले गए। और हम अपनी मीडिया के माध्यम से देश भर में इसको हमने उठाना शुरू किया। हम ये नहीं कहते कि ये हमारी वजह से हो गया, लेकिन एक चीज है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और जर्नलिज्म में रहा, तो मुझे लगता था कि जनमानस का और समाज का दबाव बहुत बड़ा होता है। यूं तो यह सरकार पहले से भी मन बना के आई थी, लेकिन समाज जब दबाव बनाता है तो सरकारों को भी एक रास्ता मिल जाता है कि सरकार उन गलतियों को ठीक करते वक्त उसमें यह भी कहती है कि समाज का दबाव है और यह एक अन्याय था, इसे हम ठीक कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की धरती पर, आजाद भारत की धरती पर, सेकुलर भारत की धरती पर, रिपब्लिक भारत की धरती पर एक राज, एक सोच, एक मुस्लिम बहुल देश बनाने की जो कोशिश थी 70 सालों में, उसे नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह ने पूरी तरीके से चकनाचूर किया और भारत के संविधान को स्थापित किया कि जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से चलेगा। इसलिए ये जो आप पूरे देश में बवाल देख रहे हैं, भारत के अंदर छोटी छोटी बातों पे बवाल किया जा रहा है, उसका कारण यह है कि जो मक्कार दिल्ली में बैठे थे, जो भोपाल में बैठे थे, जो आजमगढ़ में बैठे थे, इन तमाम लोगों को लगा कि जिन कामों को हमने आंख मूंद करके इस देश के हिंदू लोगों की मेजॉरिटी को डराया, धमकाया, आतंकवाद को पनवाया, इस देश के संविधान में कई सारे प्रोविजन उस वक्त मौलाना आजाद जैसे मक्कारों के दबाव में हुए, लेकिन हमने इस देश की धरती पर टुकड़े करके एक देश अलग बनवाया और जो भारत है उसमें हमने कश्मीर के नाम से हमने एक इस्लामिक राज्य बना दिया। और पूरे देश के अंदर हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक आज 5 अगस्त 2019 को जब ये हटा तो पूरे देश के अंदर मुसलमानों को पहली बार लगा कि सत्ता और संविधान के माध्यम से हमने जो नाजायज तरीके से एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी सत्ता जो दिखती नहीं थी लेकिन समय समय पर वो सत्ता इस देश की सत्ताओं को, दिल्ली की सरकारों को डराती थी, धमकाती थी, व्यवस्था में बैठे लोगों को डराती थी, धमकाती थी, उनको डिमोलिश कर दिया। तो ये कहानी 370 से चल के फिर 335 पे आई और मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होनी हैं। अभी भारत के संविधान में
एंटी सनातन, एंटी मेजॉरिटी, ऐसे कई प्रोविजन हैं जिन पे हमारी टीम के बहुत सारे साथी इंडिविजुअल रूप में अकेले अकेले लड़ रहे हैं। जय साईं दीपक साहब को आप सुने, खड़गपुर से आईआईटी करके आए हैं। वो चाहते तो बहुत करोड़ों का अपना कैरियर बना लेते हैं, लेकिन मैं ये बात से इसलिए खुश हूं नीरज कि आज लोगों को लगता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा कैरियर, ये प्राप्त कर लेना सफलता है। ये निजी तौर पे तो हो सकता है, लेकिन आप जब अपने राष्ट्र का नाम लें और लोग आप पे हंसने लगे, आपका मजाक उड़ाएं, आपकी पहचान का मजाक उड़ाएं, तो बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, आपकी निजी तौर पे तो इज्जत हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र और आप किस राष्ट्र के नागरिक हैं, आपकी इज्जत नहीं होती। आप दुनिया के पहले ऐसे देश हैं कि जिन्होंने इस देश को लूटा, तोड़ा, आग लगाई, बर्बाद किया, यहां की संस्कृति को लूट के ले गए। आज उनके नाम से 57 सड़कें हैं और उन 57 सड़कों को रोज हम याद करते हैं कि ये बाबर था, ये औरंगजेब था, ये शाहजहां था, ये अब्दाली था। ये हमारे मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई, ये एक तरीके से मंदिर नहीं तोड़े गए, ये भारत के बहुसंख्यक उन सनातनियों के मॉरल को तोड़ करके उन्हें उम्र दर उम्र, साल दर साल, सदी सर सदी उन्हें कुंठा में कैसे रखा जाए, उन्हें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में कैसे रखा जाए, ये कभी अपने अंदर अपने उस पुरुषार्थ को न जगा सकें, ये अपने उस सम्मान को कभी प्राप्त न कर सकें, कभी इनको अपने इतिहास पे गर्व ना हो। इसलिए आज भी ये भारत टेक्निकल तौर पे आजाद लगता है, पुलिस है, सेना है, सरकार है, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस को दंगाई सड़कों पे पत्थर से मारते हैं और पुलिस बचाने, अपने आप को बचाव करने के लिए इधर उधर छुपती घूमती है। यह देख करके एक राष्ट्र के रूप में मुझे और आपको तकलीफ होनी चाहिए। पुलिस को मारना हमारे देश में एक पुरुषार्थ का काम हो गया है। जिस पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए मैंडेट है, लेकिन 70 सालों में इस देश की बौनी सरकारों ने पुलिस को और आर्मी को बौना बना दिया है। वो पुलिस वाला अपनी बंदूक की रक्षा कर ले, यही उसका एकमात्र कर्तव्य था, क्योंकि वो गोली चलाएगा तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, दिल्ली में बैठी हुई सरकारों का सेकुलरिज्म का गणित बिगड़ जाएगा। और पूरी दुनिया में एक और अजीबोगरीब काम है, यह बात मैं आज आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोग युवा हैं, इसलिए इस पे डिबेट करें। डिबेट का क्या नतीजा निकलेगा यह कभी महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस सनातन परंपरा के लोग हैं जिस सनातन परंपरा में शास्त्रार्थ होता था। किसी विषय पर, किसी मुद्दे के ऊपर सबको अपनी बात कहने का अधिकार था। आपकी बात में तर्क होगा, आपकी बात में जान होगी, आपकी बात मजबूत होगी, तो सबके बीच में आपके तर्क को माना जाएगा और लोग कल से आपकी जय जयकार करेंगे। और आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी शीश पे बैठे हुए हैं, कितनी भी बड़ी आपकी जाति है, कितने भी बड़ा आपने कपड़े पहन रखे हो, लेकिन अगर आपके तर्क में कोई शक्ति नहीं है तो आपके तर्क को कोई नहीं मानेगा। आज का युवा, उसके पास इंफॉर्मेशन है, दुनिया की इंफॉर्मेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकंडों में उसके पास पहुंचती है। मैं क्या बोल रहा हूं, जीडी बख्शी क्या बोल रहे हैं, आरएसएन क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार क्या बोल रहे हैं, सुशील पंडित क्या बोल रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री क्या, ये तमाम सारे लोग जो कुछ बोल रहे हैं, अगर इनसे कोई गलत तथ्य आप तक पहुंचा है तो अधिकार है, हो सकता है, हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग में कोई ऊंच नीच हो सकती हो, लेकिन भावार्थ में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई एरर ह्यूमन हो सकती है, यह भी मैं मानता हूं, उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है। कोई यह भाषण पार्लियामेंट में नहीं दे रहे हम लोग, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होती है कि एक डॉट भी गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उसको सही गलत एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसमें कोई विषय नहीं है।
इसलिए आज का युवा जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो हमारे जमाने में हमारे पास नहीं थी। इसलिए हमें एक नैरेटिव बता दिया जाता था, हम वही पढ़ते थे, वही कुछ लोगों की लिखी किताबें थी, उसके अलावा दूसरी कोई किताब नहीं होती थी, लिहाजा हम क्रॉस चेक नहीं कर पाते थे। आज आपके पास दुनिया की किताब है, सेकंड्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पता करिए, आप देखिए, आप जानिए कि यह ऐसा क्यों हुआ। लिहाजा मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हम केंद्र में सरकार बिठाते हैं, एक आम आदमी सरकार को चुनता है। यह आम आदमी यह तय नहीं करता है कि भारत की विदेश नीति क्या हो, नहीं करता। सरकारों का काम है, सरकारें जाती हैं, आती हैं, दुनिया को देखती हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, वहां एक्सपर्ट्स तय करते हैं किस देश से कितना संबंध रखना है, किस देश से संबंध नहीं। यह हमारे समाज का काम नहीं है। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, भारत की खेल नीति क्या, ये इसके लिए सरकार है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जो सबसे बड़ा काम होता है, जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वो है लॉ एंड ऑर्डर। तो हम जब केंद्र सरकार को चुनते हैं तो ये मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार को हमने चुन दिया, वोट दे दिया। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि बंगाल के अंदर अगर एक वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, आसाम में एक लोगों को मारा जा रहा है, कश्मीर में एक प्रकार के जाति के और धर्म के लोगों को मारा जा रहा है, तो हम ये कह के छोड़ दें कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने वोट केंद्र सरकार में इसलिए दिया था कि हमारा जान माल की सुरक्षा हो, कोई दंगाई, कोई जिहादी मेरे भाई को, मेरी बहन को न मारे, मेरी आस्थाओं को ठेस न पहुंचाए। हमने ये सोच के नहीं दिया था कि हम यूपी में रहेंगे तो यूपी की सरकार का जिम्मेदारी है, वो हमें हमारे साथ कानून का काम करे न करे, वो आसाम की सरकार है, वो कश्मीर की सरकार है, वो केरल की सरकार है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर कह करके कि ये राज्य सरकार का काम है, भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप उस वक्त तक पिटते रहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के विपरीत विचारधारा की सरकार अगर बंगाल में है, केरल में है, कश्मीर में है, तो आपको पिटते रहना है। जिस आदमी ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार को और अमित शाह को वोट दिया है, वो इसलिए पिटे कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। तो भाई मैं ये मानता हूं कि जो गलती सरकारों ने की है, जो संविधान में की है, इसको बदला जाए। अगर जिहादी कोई सरकार ये तय कर ले, जैसे कश्मीर ने तय कर लिया था, जैसे केरल में कुछ हो रहा है, जैसे बंगाल में कुछ हो रहा है, जैसे आप आज देख रहे हैं कि एक विपरीत मानसिकता की सरकार राजस्थान में है, तो राजस्थान में अगर किसी हिंदू की कुल्हाड़ी से हत्या की जा रही है, उसके रिश्तेदार दिल्ली में किससे शिकायत करें? क्योंकि राज्य सरकार का एजेंडा है कि वो किसी खास मजहब के मानने वालों में उसकी ज्यादा आस्था है और सनातनियों में नहीं है। तो वोट हमने केंद्र में देश को चलाने के लिए दिया था। अगर लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है, फॉरेन पॉलिसी उसके हाथ में है, तो फॉरेन पॉलिसी से मेरा और आय आम आदमी का क्या लेना देना है? वो तो सरकारें वर्ल्ड की राजनीति के हिसाब से तय करती हैं। लिहाजा मेरी ये मांग है कि सरकार और देश में इस बात के लिए ताकत लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा प्रावधान करें कि पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर कितना और कितना नहीं यह तय तो हो सकता है। कम से कम जब मजहबी दंगा हो, जब कम्युनल वायलेंस का मामला हो, तो उस पूरे क्षेत्र को केंद्र सरकार के अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार हो। और यह ना हो कि जब हालात खराब हो जाएं और केंद्र सरकार वहां इंटरवीन करना चाहे, और केंद्र की जब वहां फौजें जाएं, केंद्र की जब वहां सीआरपीएफ जाए, तो राज्य सरकार किसी मजहब और जिहादियों को अपीज करना चाहती है, और वो ये जानती है कि जो केंद्र की फोर्सेस हैं वो शायद राज्य सरकार का ऑर्डर न माने, इसलिए राज्य सरकार उन केंद्र सरकार की फोर्सेस को उतरने ही नहीं देती, उतरने के बाद उनको काम नहीं करने देती। तो ये देश चलेगा कैसे? अगर बंगाल की सरकार यह तय कर ले कि यहां पर बांग्लादेशी मुसलमान को सेटल कर देना है और यहां उनके रहने से उसकी सरकार बनेगी, तो भारत का एक राज्य बाहर चला गया।
आज केरल की क्या स्थिति है, आज कश्मीर की क्या स्थिति है। तो ये जो राज्य सरकार को एक ऐसा अधिकार दे दिया है कि वो ये तय करेगा कि राज्य के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर वही मेंटेन करेगा, तो मुझे लगता है कि इस पे विचार होना चाहिए और ऐसे कुछ प्रावधान रखने चाहिए। सरकार को हटाने के प्रावधान की तो बात जब होगी जब सरकार में वो तमाम सारी चीजें संवैधानिक तौर पे होंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कुछ जरूर मापदंड तय होने चाहिए कि एक स्थिति में केंद्र सरकार उस इलाके को अपने नियंत्रण में ले ले सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से, और राज्य की पुलिस जो उस सरकार के अधीन काम करती है, उस सरकार के दबाव में काम करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, जो आईपीसी है उसके तहत काम नहीं करती, जो पुलिस का मैंडेट है उसके तहत काम नहीं करती, तो कैसे उस एरिया को टेक ओवर किया जाए, या किन हालातों में केंद्र सरकार को सीधे तौर पर, तत्काल तौर पर, बिना राज्य सरकार की इजाजत के वहां पर चीजों को ठीक करने की ताकत हो, इस पे विचार होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ये राज्य सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कह करके अपने राज्य में दंगा कराती है, एक धर्म विशेष के लोगों को यानी मुसलमानों को अपीज करती है, खुलेआम छूट देती है, हिंदुओं को पकड़ती है, हिंदुओं को झूठे केसेस में फंसा देती है, उनकी हत्याओं को दबाती है। तब ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार अपने उस नागरिक को बचाए जिसे उसने भारत की नागरिकता देने का अधिकार दिया है, और उस अधिकार के तहत उस नागरिक से कुछ वसूलने का भी अधिकार उसके पास है। तो वो नागरिक जो केंद्र को अपने इनकम टैक्स देता है, केंद्र के बनाए कानून को मानता है, भारत की प्रभुसत्ता में यकीन रखता है, लेकिन क्योंकि वो किसी एक ऐसे राज्य में रह रहा है, वहां की सरकार कोई दूसरे विचारधारा की है तो उसकी हत्या करती है, तो वो केंद्र की तरफ देखेगा या राज्य सरकार की तरफ देखेगा, इस पे भी विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि जय साईं दीपक साहब हैं, बेहतरीन आदमी हैं, बहुत बढ़िया हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो भारत में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे आधुनिक हो, इन मंदिरों पे चढ़ने वाला जो आप भगवान को अपनी आस्था से जो पैसा चढ़ाते हैं, उस पैसे का 70 से 80% सरकार के खाते में चला जाता है, लेकिन मज़ारों पर, गुरुद्वारों पर और दूसरी जगह चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती है। तो सरकार का काम नहीं है कि वो मंदिरों के पैसे से देश चलाए। अगर सरकार मंदिरों के पैसे से चला रही है तो फिर मंदिरों पे पैसा चढ़ाने वालों के विशेष अधिकारों का भी ध्यान रखे, फिर उन्हें कोई विशेष अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी हमारे मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा भी मूसा को जाएगा, दुजाना को जाएगा, कश्मीर की जिहादी सरकार को जाएगा, केरल को जाएगा, बंगाल को जाएगा, मारे भी हम जाएंगे, हमारा फौजी भाई भी भारत के कश्मीर के मुसलमान आतंकवादियों के हाथों में मारा जाएगा, जिहादियों के हाथों में मारा जाएगा, और हम ही पैसा देंगे, हम ही इनकम टैक्स देंगे, हमारे मंदिर का चढ़ावा जाएगा। ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जय साईं दीपक इसका केस लड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें उनको सफलता मिलने वाली है। इस कोविड की वजह से सुनवाई डिले हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुछ लोगों ने इस देश में, यह पहला देश है, जब आप कहते हैं इटली तो इटालियन, जब आप कहते हैं अमेरिका तो अमेरिकन, जब आप कहते हैं जर्मनी तो जर्मन, तो जो वहां की बहुसंख्यक होते हैं उनके नाम से वहां के लोग जाने जाते हैं, देश जाना जाता है। लेकिन ये एक ऐसा तथाकथित देश है कि इसे इंडिया भी कहते हैं, इसे भारत भी कहते हैं, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं उन्हें नहीं जानता। यह जरूरी नहीं है कि हम किसी राष्ट्रवादी को जब तक न जाने, उस सनातनी को जब तक निजी तौर पे न जाने, तो उसके बारे में बोलने से हमें कोई रोक सकता है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह प्ली डाली है, PIL डाली है कि ये जो इंडिया है इसे रिप्लेस करिए, और इसे रिप्लेस करके इसका एक नाम होना चाहिए, ये 4-4, 3-3 नाम नहीं होने चाहिए। लिहाजा इंडिया को हटाओ, भारत एक नाम रखो। इसके ऊपर कल 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई 4-5 दिन पहले होने वाली थी, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस साहब किसी कारण से कोर्ट अटेंड नहीं कर पाए। 2 तारीख को होगी। मैं आप सब युवाओं से कहता हूं कि इन खबरों को पढ़ें, इन खबरों पे निगाह रखें, इन खबरों पे क्या हो रहा है इस बात का ध्यान रखें कि देश की पहचान भी एक होनी चाहिए, देश का संविधान भी एक होना चाहिए, देश के कानून भी एक होने चाहिए। जब ये सेकुलर है, जब ये धर्मनिरपेक्ष है,
तो ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, ये मदरसे अलग से क्यों चल रहे हैं? एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए, एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए, एक ही आधार कार्ड होना चाहिए। तो फिर भारत का नाम एक ही क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए भारत का नाम, भारत की पहचान आज 1947 से नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। यह भारत 1947 को नहीं पैदा हुआ है, यह भारत हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति का नाम है। भारत एक जीता जागता पुरुष और महापुरुष है। यह किसी भूभाग का टुकड़े का नाम नहीं है, यह जीवित संस्कृति और संस्कारों और आदर्श और मूल्यों का नाम ही भारत है। हम जब भारत कहते हैं तो उसमें छत्रपति शिवाजी भी मौजूद हैं, उसमें वीर सावरकर भी मौजूद हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी मौजूद हैं, उसमें हजारों लाखों वो लोग, अनगिनत लोग मौजूद हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाने से, बाहर के आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी। ये भारत गांधी जी और नेहरू जी जैसे लोगों की देन नहीं है। इन्होंने तो देश को गिरवी रख करके, भीख मांग करके ट्रांसफर में प्राइम मिनिस्टरशिप ली है। इन्होंने तो 1943 में जिस आदमी ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, उस आदमी का सौदा किया जिसने यूनाइटेड भारत को आजाद घोषित किया, प्रधानमंत्री का भी पद की घोषणा कर दी, बैंक भी जारी कर दिया, करेंसी भी जारी हो गई, फौज भी थी। दलालों ने उस आदमी को 47 आते आते समाप्त कर दिया और ट्रांसफर ऑफ पावर में मिली भीख से अंग्रेजों की चापलूसी की और आजाद भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी बना रहा। यह अलग बात है कि माउंटबेटन से उनके क्या रिश्ते थे, यह जग जाहिर है। इस इतिहास को कूड़ेदान में डालिए। इस इतिहास को लिखने वाले लोग भी अब कूड़ेदान में चले गए हैं। उनके वंशज आज भी उसी मानसिकता से भारत के अंदर राज करना चाहते हैं। ये वही भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिस कमेटी के वो चेयरमैन थे, जो कमेटी ये तय करती थी कि भारत रत्न किसको दिया जाए, उन्होंने खुद ही चेयरमैन होते हुए अपने आप को भारत रत्न दे लिया और खुद ही अपना प्रोफाइल लिख के राष्ट्रपति को भेज दिया कि मुझे इन कारणों से मिलना चाहिए। आज वो लोग सत्ता जाने से बौखलाए हुए हैं। आप लोग युवा हैं, आप किसको वोट दें इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वोट देना न देना आपके हाथ में है। सत्ताएं पहले बदलती हैं, फिर व्यवस्था बदलती है। हम सबको इस देश की व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं को एकत्रित होना होगा। आप अमेरिका चले जाएंगे, आप जर्मन चले जाएंगे, आप कनाडा चले जाएंगे, आप सिडनी चले जाएंगे, आप यूके चले, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, यह याद रखिएगा, लौट के आपको यहीं वापस आना है। आप अपनी रूट को छोड़ के दुनिया घूम करके आपको आना भारतीय है। ये दुनिया में जहां जहां जाकर के आप नौकरी करें, कुछ भी करें, प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें, कीर्ति अर्जित करें, लेकिन भारत से जाने वाले मेरे युवा अगर भारत की शिक्षा लेकर के किसी दूसरे देश को आप मजबूत करने जा रहे हैं और अपनी उस बूढ़ी मां और बूढ़े फादर को और बूढ़े भाई बहनों को आप भारत में छोड़ के जा रहे हैं, या तो ये लक्ष्य तय करें कि हम 5 साल बाहर जाएंगे, वहां तरक्की करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको मोक्ष भारत की धरती पर ही मिलेगा।
ये ध्यान रखिएगा। लिहाजा आज की मेरी बातचीत में नीरज भाई ने मुझे चारों तरफ से बांध करके कश्मीर और खासतौर से धारा 370 और 35A के बीच में रखा, और मैं रहा इसी में। लेकिन मैं जानता हूं कि हजारों लाखों युवा आपके माध्यम से पुष्पेन को छोड़ दीजिए, सुशील पंडित, आर.एस. सिंह को छोड़ दीजिए। हम कौन हैं यह महत्व नहीं है। हम जो कह रहे हैं अगर वो सही है, अगर आपके दिल में उतरता है। मैंने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, न हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है। हमारा संबंध एक चीज से है, हम उसके प्रति जिम्मेदार हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं। हम उससे किसी कीमत में गद्दारी नहीं कर सकते। अगर हमने उससे गद्दारी की तो यह गद्दारी हम ऐसे ही है कि हम अपनी मां के साथ झूठ बोले। इसलिए हमारी पार्टी, हमारा विचार, हमारा दल, कुछ भी हो, हम इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। हम न किसी पे एहसान कर रहे हैं, न किसी के ऊपर अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। किताबें हैं, किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आपने सोचा था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है? कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था। आप सब लोग, एक किताब है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यह किताब भारत के छापा खाने में जब छपी तो जहां ये पहले पहुंचती है, मैंने उनसे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि एक लड़ाई, जिस लड़ाई में मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, मेरे सामने ये जघन्य गद्दारी का कानून, देशद्रोह का कानून, ये धारा मेरे सामने हटी। इसके हटने का जब सरकार के, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद जब ये पब्लिक हुई और नोटिफिकेशन हुआ, उसकी पहली कॉपी मैं खरीद के लाया। और आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2019 को जो घटना घटी, ये कॉपी 5 नवंबर 2019 को आई। इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए किताबें पढ़िए। मैं हर बार अपनी मीटिंग में कहता हूं कि किताब, अगर जम्मू कश्मीर को समझना है, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि वो शख्स जीवित है। पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, भारत में आए थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने, भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बने। 92 साल के हैं। उस शख्स की आवाज में अभी भी जान है। शरीर से वो शख्स कमजोर हो गया हो, लेकिन इतना ताकतवर, बिना किसी डरे हुए जम्मू कश्मीर में जब ये सुख सब चल रहा था, उसकी जीप का ड्राइवर तक भी ISI का था। इतनी नजदीक से वो आदमी बच गया। वो उस वक्त जम्मू कश्मीर का गवर्नर था और उस आदमी का नाम है जगमोहन। जगमोहन जीवित हैं। 92 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। उनकी किताब का लेटेस्ट एडिशन पढ़िए, 12वां एडिशन आया है। उस शख्स ने कश्मीर की समस्याओं का अध्ययन भी किया। उस पे 12वें एडिशन है, उसको लेके पढ़ें। किताब का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जगमोहन। ये किताब हर युवा को पढ़नी चाहिए। ये किताबें पढ़ेंगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप किसी विचारधारा के बंधुआ हैं, आप किसी राष्ट्रवादी संगठन के हैं, आप हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। ये किताब बहुत सारे न्यूट्रल लोगों ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इसके साथ साथ कई किताबें मैं कहता हूं। एक राजीव मल्होत्रा जी हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं,
बहुत बड़ा काम अमेरिका में रह के कर रहे हैं। उस किताब को पढ़िए, वो किताब उन्होंने लिखी है कितने साक्ष्यों को लेकर। उस किताब का नाम है ब्रेकिंग इंडिया बाय राजीव मल्होत्रा। जबरदस्त किताब है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही कश्मीर को लेके किताब है, कश्मीर 1947 रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं प्रेम शंकर झा, इसको भी पढ़ेंगे तो आपको मानिक शाह का वो महत्वपूर्ण इंटरव्यू जिसको उन्होंने उसमें लिया है वो आपको मिलेगा। बहुत किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, लिखने वालों ने लिखी हैं, लेकिन जिन मक्कारों ने इस देश में अपना नाम चमकाना था, इस देश के एयरपोर्ट से लेके खेल के मैदान, इस देश के अंदर संस्थान, जितनी भी जगह थी, बस नहीं चला नहीं तो टॉयलेट के ऊपर भी लिखवा देते राजीव गांधी मेमोरियल टॉयलेट। कोई खेल का ऐसा नहीं है, फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, हॉकी का खेल हो, सब राजीव गांधी नहीं खेले थे, किसी और ने नहीं खेले। ध्यानचंद बेकार में इतने बड़े आदमी हैं, सारे खेल की ट्रॉफियां राजीव गांधी के नाम से हैं, सारे पोर्टों का नाम दुनिया, मैंने लिस्ट बनाई है, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी, कोना कोना गली गली जहां के कोई अभी कोई गए नहीं, वहां उनके नाम का मेमोरियल बना हुआ है, हर एयरपोर्ट का बना हुआ है। तो इस देश में कोई वीर सावरकर के नाम से, छत्रपति शिवाजी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बात नहीं हुई। और दिल्ली में किस किस की मूर्ति लगी हुई है जो 5 साल के लिए एरोप्लेन चलाते चलाते देश चलाने लगे थे, जिन्होंने नेपाल के शाही परिवार को समाप्त करने में एक भूमिका निभाई, जिन्होंने भारत के बहुत से युवा फौजियों को अपनी बेवकूफी के चलते आईपीकेएफ के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाते आपने श्रीलंका में भेजा, हजारों फौजियों को मरवा दिया आपने, युवा फौजियों को मरवा दिया आपने। उनकी मूर्ति संसद के बाहर लगी हुई है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। इसलिए समय आ गया है, ये मूर्तियां वैसे मैं बहुत महत्व नहीं मानता, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली जनरेशन जब उन मूर्तियों को देखती है तो उन्हीं का इतिहास जानती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन मूर्तियों के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। लिहाजा सावरकर की मूर्ति दिल्ली के अंदर, यह सरकार सावरकर की चाहने वाली सरकार है। इस सरकार ने वादा किया है कि सरकार अपने दौर में भारत रत्न देगी वीर सावरकर को। महाराष्ट्र में शिवसेना के चीफ स्वर्गीय बाल ठाकरे जी के दबाव में दिल्ली की संसद के अंदर बाल ठाकरे जी के कहने के बाद वीर सावरकर का तैलचित्र लगा हुआ है। आज वीर सावरकर के बारे में दुनिया जान रही है और पता चल रहा है कि वीर सावरकर को साल में एक चिट्ठी लिखने के लिए न कागज दिया जाता था, न पेन दिया जाता था। और जो इस देश में 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो दिल्ली के 5 स्टार टाइप के गेस्ट हाउस में नजरबंद रहते थे। उनका नाश्ता भी अलग बन के आता था, उनके लिए अखबार भी उनसे पूछ के आता था, और ये कहा जाता था कि उनको हर दिन चिट्ठी लिखने की अधिकार था। तो उनकी चिट्ठी का तो कंपाइलेशन हो गया, लेटर फ्रॉम फादर टू द डॉटर। उन पे इतनी फुर्सत थी क्योंकि वो क्रांति कर रहे थे जब घर के अंदर बंद थे और कस्टडी में थे। कस्टडी में उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी जा रही थी। उनसे पूछा जाता था आप कौन सा नाश्ता करेंगे, पहली यातना थी। दूसरी तकलीफ दी जाती थी कि आप कौन सा अखबार पढ़ना चाहते हैं, यह दूसरी तकलीफ थी। तो एक तरफ लेटर टू डॉटर लिखे जा रहे थे, जिनकी किताबें बेची जा रही थी। उनके वंशजों ने कहा कि ये नेहरू जी की किताब है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो हर राज्य को किताबें लाखों में बिकती थी, और उसकी रॉयल्टी कौन लेता था ये सबको पता है, जो माता जी वहां बैठी हुई हैं 10 जनपद पे। सरकारें अपनी थी, हमसे खरीदो, हमारे विचारों को थोपो, थोपे न थोपो, इसके बारे में जो हमें रॉयल्टी मिलेगी वो हमें दो। कोई अपने पिताजी की पेंटिंग बनवा रहा है और जबरदस्ती अपनी सत्ता के दबाव में कह रहा है कि इसे 2 करोड़ में खरीदो और चेक से खरीदो ताकि हमारे पास लीगल। तो यह सिलसिला कोई नया नहीं है। आप किसी को भी वोट दें, किसी विचारधारा के हो, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो उसका प्रतिशोध करें, उसके खिलाफ खड़े हो वो कोई भी हो। इसलिए
आज की बातचीत करने का मौका नीरज भाई ने दिया। मैं बड़ा खुश हूं कि तमाम युवा लोग आज मुझसे जुड़े और हमारी पूरी टीम की उम्र भले ही युवा ना हो, लेकिन हम हर युवा तक पहुंचना इसलिए चाहते हैं, उससे डायलॉग करना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमारी बात को तुम रेफरेंसेस में तलाशो, किताबों में तलाशो, अगर सच हो तो हमारी बात मानो, क्योंकि हम कोई बात रिटोरिक्स करने नहीं आए हैं, हम भावनाओं में नहीं कहने आए हैं, हम भारत माता की जय नहीं कहने आए हैं। लेकिन अगर संसद में यह नियम है कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद वंदे मातरम बजेगा, तो जो जो वंदे मातरम को मानेगा वही भारत की संसद में पहुंचेगा। जो संसद में बैठेगा और वंदे मातरम को नहीं गाएगा या वंदे मातरम की सम्मान नहीं करेगा या सम्मान के अपमान करने के लिए उठ के वहां से चल देगा, ऐसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को, संविधान विरोधियों को, संसद विरोधियों को संसद में घुसने नहीं देगा। ये आज के युवाओं को इसलिए जागृत होना है कि हमारे पास कम समय है, आपको आगे की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैंने कहा कि आप किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप भारत राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने संविधान को झूठ बनाया, जिन्होंने संविधान में गलत धाराएं दी, उनको नहीं हटाया। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की किताब से नहीं चलेगा। जिन्हें किताब चाहिए थी उन्होंने किताब बनाने के लिए अपना मुल्क बांट लिया, दो मुल्क बांट लिए। अब इस देश की 1 इंच जमीन भी किसी किताब वाले को नहीं दी जाएगी। 1 इंच पर भारत का संविधान लागू होगा और जो भारत के संविधान में महापाप किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सरकारें उन्हें अविलंब हटाएं, और अगर जनसंख्या कानून की बात की गई है तो उसे अविलंब लागू करें। अगर कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, तो उसे अविलंब लागू करें। इससे किस मजहब के लोगों को नुकसान होगा और फायदा होगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुसंख्यक समाज है या अल्पसंख्यक समाज, मैं पहली तो बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कि इस देश में 30 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो अल्पसंख्यक कहते हैं। इससे बड़ा दुनिया का कोई झूठ नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चलेगा, अल्पसंख्यकवाद से नहीं चलेगा, अपीसमेंट से नहीं चलेगा। जो भी अपीस करेगा उसे भारत की जनता सत्ता में बैठाने के लिए अपीस नहीं करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बात सुनी। मैं आप सबसे फिर विनती करूंगा कि पुष्पेन से लेकर के जितने भी हमारे साथी हैं, आप उनकी बात को सुने, तर्क की कसौटी पे कसें, और अगर आप सब कुछ करते हुए आपको लगता है कि बात ऐसी है जिससे भविष्य सुधर सकता है, जिससे इस देश का गौरव प्राप्त हो सकता है, जिससे ये देश बच सकता है, तो अपने कीमती समय में से जो मोबाइल, जो आधुनिक युग का हथियार आपके पास है, आप उसमें फिल्में देखें, अच्छी देखें, जैसी दिल चाहे देखें, लेकिन 10 मिनट अगर हमारी बातों को, अगर आपको तथ्यों पे ठीक लगती हैं, तो एक आदमी 10 युवाओं तक ये बात पहुंचाए, और उनके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एक एक युवा इस देश का हमारे लिए एक न्यूक्लियर बम है। इसलिए रूस इसलिए टूटा कि समाज तैयार नहीं था। रूस ने तय कर दिया कि सब कुछ सरकार को करना है, सरकार कुछ नहीं कर पाई और 27 टुकड़ों में टूट गया। समाज का एक एक यूनिट, एक एक आदमी, एक एक छात्र, एक एक छात्रा, एक एक महिला, एक एक साइंटिस्ट, घर पे काम करने वाली, नौकरी पे काम करने वाली महिला, कीर्तन सुनने वाली महिला की भी जिम्मेदारी है। अगर वो जागृत है तो दुनिया की कोई ताकत हजारों साल पुरानी सभ्यता के इस सनातनी देश भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप इसको आगे बढ़ाएं, यही हमारी आपसे विनती है, यही आपका राष्ट्र के इस मंथन में आपका एक योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, मैं मौजूद हूं, कभी भी आपको लगता हो, अगर मैं उस दिन खाली होऊंगा
तो मैं जरूर आऊंगा और आप सब लोगों के बीच में आप जैसा कभी निर्देश देंगे किसी और ऐसे विषय पे जिसको मैं जानता हूं जरूर करूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं आप उनको जरूर बुलाएं, उनकी बात सुने। वो मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। आप उनको बुलाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके तर्कों को सुनेंगे, तो आपको फिर एक नए मामले में, नए इशू पे एक नई रोशनी मिलेगी, नई जागृति पैदा होगी, नए आप तरीके से आप उस बात को समझ पाएंगे। इसलिए वो तमाम सारे लोग हैं, अगर उनको बुलाने में आपको कहीं कोई हिचक है, कोई संपर्क नहीं है, मैं मौजूद हूं। आप कभी भी मुझसे कहेंगे। ये तमाम सारे लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो उनका दायित्व है, उसे बिना रुके निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।